कहानी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुनसान अंधेरी रास्ते में एक बस उस रात की शांति को भंग करती दौड़ी चली जा रही थी। तभी एकदम से उस बस के ड्राइवर ने ब्रेक मारकर बस को एक जंगल के पास रोक दी। उसके बाद बस का कंडक्टर अपनी सीट से उठा और जैसे ही उसने बस का गेट खोला, उसके बाद एक 22 या 23 साल का लड़का बैग को अपने कंधे पर लिए बस में जैसे ही चढ़ा तो उस लड़के ने देखा बस में तो कोई भी सीट खाली नहीं है। उसके बाद उस लड़के ने बस के कंडक्टर की तरफ देखा और उससे कहा, अरे भैया, इसमें तो कोई भी सीट खाली नहीं दिख रही है। फिर बस कंडक्टर ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, अरे भाई, वह पीछे लास्ट नंबर वाली सीट पर जो मैडम बैठी है उनके बगल वाली सीट खाली है, जाओ वहां जाकर बैठ जाओ। उसके बाद उस लड़के ने जैसे ही उस तरफ देखा जहां कंडक्टर ने बैठने को कहा था, तो इसने देखा एक 20 या 21 साल की लड़की बैठी थी, जिसके घुंघरेले बाल और देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित लग रही थी। उसके बाद उस लड़के ने अपना सर ऊपर की तरफ करा और मन ही मन कहा, वाह भगवान, इतनी रात को बस भी मिला दी और अब क्या बढ़िया जगह पर सीट दिलवा दी थी, थैंक यू भगवान। उसके बाद उसने कंडक्टर से टिकट लिया और सीधा उस लड़की के बगल वाले सीट पर बैठ गया। पर शायद उस लड़की को पता भी नहीं चला कि कोई उसके बगल में आकर बैठ गया है, क्योंकि वह लड़की शायद अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। उसके बाद उस लड़के ने कहा, हेलो जी। अमन के इतना बोलने के बाद उस लड़की ने अमन की तरफ देखा और बिना कोई जवाब दिए फिर अपना फ़ोन चलाने लगी। उसके बाद अमन ने फिर कहा, जी आप कहाँ जा रहे हो? उसके बाद उस लड़की ने अमन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं लखनऊ जा रही हूँ। उस लड़की के मुंह से इतना सुनने के बाद अमन तुरंत अपनी जगह से उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई बस रोको। अमन के इतना बोलने के बाद बस का कंडक्टर पीछे मुड़ा और बोला, क्या हो गया भाई? फिर अमन ने कहा, अरे भाई, यह बस कहाँ जा रही है? फिर कंडक्टर ने कहा, अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि यह बस देहरादून जा रही है और तुमने देहरादून का टिकट भी तो लिया था, इतनी जल्दी भूल गए? उसके बाद अमन फिर अपनी जगह पर बैठ तो गया, पर वह शायद अब समझ चुका था कि इस लड़की से अब कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि शायद वह लड़की उससे बात करना ही नहीं चाहती। इसलिए वह उसके बाद अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालकर चलाने लगता है और अमन अपनी जगह पर बैठे बैठे फ़ोन चला ही रहा था। तभी उसने देखा उसके आगे जो आदमी बैठा हुआ था, उस आदमी का पर्स नीचे गिरा हुआ था। अमन ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे भैया जी, आपका पर्स नीचे गिरा हुआ है। अमन की बात सुनकर उस आदमी ने तुरंत अपना पर्स उठाया और बोला, थैंक यू भाई, अगर आपकी जगह और कोई होता तो वह नहीं बताता। अमन को उस आदमी की मदद करते हुए उस लड़की ने भी देख लिया था जो अमन के बगल में बैठी हुई थी। तो उसे लगा कि अभी तक जो वह अमन के बारे में सोच रही थी कि यह एक छिछोड़ा लड़का है, इसलिए वह उसकी बातों को अनसुना कर रही थी। पर शायद अब उसके विचार भी बदलने लगे थे। उस आदमी की मदद करके अमन जैसे ही अपनी सीट पर फिर से बैठा तो उस लड़की ने अमन से कहा, काफ़ी अच्छा काम करा आपने। फिर अमन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया।
फिर उस लड़की ने भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम नीतिका है और आपका नाम मुझे पता है, आपका नाम अमन है ना। फिर अमन ने कहा, अरे वाह, आपको कैसे पता? मैं तो इतना फेमस भी नहीं हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में तो बस 100 ही फॉलोवर्स हैं, तो आपको मेरा नाम कैसे पता? अमन की बात सुनकर नीतिका ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वह थोड़ी देर पहले आपने ही तो बताया था ना। इतना बोलकर नीतिका फिर से अपना फ़ोन चलाने लगी। उसके बाद अमन ने नीतिका के फ़ोन देखने की कोशिश करी कि इतनी देर से यह फ़ोन में क्या कर रही है, और अमन ने देखा शायद वह अपने फ़ोन में कोई कहानी पढ़ रही थी। शायद वह कहानी अब अमन को भी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वह भी बगल से बैठे बैठे नीतिका के फ़ोन में झाँक झाँक कर कहानी पढ़ने लगा। अमन कहानी पढ़ ही रहा था, तभी नीतिका ने अपना फ़ोन बंद कर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी अमन ने कहा, अरे आपने कहानी बंद क्यों कर दी? और वैसे कौन सी कहानी थी यह? अमन की बात सुनकर नीतिका ने अमन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप भी कहानी पढ़ रहे थे क्या? फिर अमन ने कहा, वैसे मुझे कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद है, पर आप जो कहानी पढ़ रहे थे वह कहानी बहुत बढ़िया लग रही थी, इसलिए मैं भी पढ़ने लगा। वैसे उस कहानी का नाम क्या है? फिर नीतिका ने कहा, इस कहानी का नाम है श्रापित बंगला। यह कहानी तुम्हें विशाल 11 यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और हाँ, तुम वहाँ कहानी पढ़ और सुन सकते हो। फिर अमन ने कहा, अरे विशाल 11 में कहानी तो मैं भी सुनता हूँ, पर यह कहानी कब आई मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर नीतिका ने कहा, यह कहानी अभी कुछ ही दिनों पहले ही इस चैनल पर आई है, और तुम्हें इसलिए नहीं पता चला होगा क्योंकि तुमने इस वेबसाइट को सब्सक्राइब नहीं करा होगा। अगर सब्सक्राइब करा होता तो तुम्हारे पास इसका नोटिफिकेशन आ जाता। ओह अच्छा, पर आपने मेरे पहले सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। फिर नीतिका ने कहा, कौन सा सवाल? फिर अमन ने कहा, अरे कि आप कहाँ जा रहे हो? फिर नीतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, देहरादून। और आप? फिर अमन ने कहा, मैं भी देहरादून ही जा रहा हूँ, थानों के पास। फिर नीतिका ने कहा, थानों पर? वह तो पूरी जंगल वाली जगह है, और रात भी काफ़ी हो गई है, और अभी वहाँ के लिए कोई ऑटो वगैरह भी शायद मिलना भी मुश्किल है। नीतिका ने यह इसलिए कहा क्योंकि अभी रात भी बहुत हो गई थी और उनकी बस भी देहरादून पहुँचने ही वाली थी। फिर उसके बाद अमन ने कहा, हाँ देखते हैं, वैसे आप देहरादून में कहाँ जा रहे हो? फिर नीतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी थानों की तरफ जा रही हूँ। फिर अमन ने कहा, वह तो काफ़ी जंगलों वाली जगह है और रात भी काफ़ी हो गई है। अमन की बात सुनकर फिर नीतिका हंसने लगी और हंसते हुए कहा, चलो अब सही है, दोनों उधर ही जा रहे हैं और दोनों मिलकर ऑटो को कर लेंगे। फिर अमन ने कहा, हाँ सही तो है, पर मैंने सुना है कि वहाँ उस जंगल में आजकल रात में कोई पिशाच। आपने कहा पिशाच, पर पिशाच कभी एक जगह पर नहीं रहते। तुमने भूत कहा होता तो मैं एक बार तो मान ही लेती, पर पिशाच हमेशा दूसरी दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। नीतिका की बात सुनकर फिर अमन ने कहा, भूत और पिशाच एक जैसे ही होते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों का काम इंसानों को परेशान करना ही है। फिर नीतिका ने कहा, तुम्हें किसने कहा? दोनों एक ही है, बहुत फर्क है दोनों में। पिशाच कभी इंसानों को परेशान नहीं करते। नीतिका की बातों को बीच में ही काटते हुए फिर अमन ने कहा, अब तुम्हें किसने कहा कि पिशाच कभी
इंसानों को परेशान नहीं करते। मैंने अपने गांव में ही सुना था कि पिछले साल एक पिशाच ने 2 लोगों का खून पीकर उसे मार डाला। फिर नीतिका ने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि वह जब तक इंसानों को परेशान नहीं करते जब तक उन्हें प्यास नहीं लगती। फिर अमन ने कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। पहले तो नीतिका ने अमन की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर अमन ने जब नीतिका से फिर से पूछा कि मतलब वह बस खून ही क्यों पीते हैं, तो फिर नीतिका ने कहा, मतलब यह पिशाच हमेशा इंसानों के बीच में ही रहते हैं और एक आम इंसान की तरह उनका दिमाग तो जिंदा होता है पर उसका दिल मरा हुआ होता है, और दिल ही है जो खून बनाता है, और अगर वह खून नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। फिर अमन ने कहा, यह सब बातें तुम्हें कैसे पता? फिर नीतिका ने कहा, मैंने यह सब इंटरनेट पे पढ़ा है, तो वही मुझे इसके बारे में इतना पता चला। उसके बाद अमन ने कहा, मेरा एक सवाल और है। फिर नीतिका ने कहा, कौन सवाल? यह पिशाच इंसानों का खून ही क्यों पीते हैं, या जानवरों का भी तो खून पी सकते हैं? फिर नीतिका ने कहा, इंसानों का खून इसलिए पीते हैं ताकि वह जवान रहे, और इसलिए क्योंकि इंसानों का खून टेस्टी होता है। नीतिका की बात सुनकर अमन नीतिका को अजीब ढंग से देखने लगता है। तभी नीतिका ने हंसते हुए कहा, अरे मैं मजाक कर रही थी, तुम तो मुझे ऐसे पूछ रहे थे जैसे मैं ही पिशाचनी हूँ, और वह सब मुझसे पूछकर इंसानों से खून पीते हैं। नीतिका की बातें सुनकर अब अमन भी थोड़ा हंसता है और फिर अपनी हंसी रोककर कहता है, पर नीतिका, तुमने कहा था कि पिशाच इंसानों के बीच में ही रहते हैं, पर मैंने तो कभी उन्हें नहीं देखा, क्या तुमने देखा है? फिर नीतिका ने कहा, हाँ, और उन्हें तुमने भी देखा होगा, पर तुम्हें पता नहीं चला होगा क्योंकि वह आम इंसानों की तरह ही हमारे बीच में रहते हैं। नीतिका के बगल में बैठे बैठे अमन ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर कहा, क्या पिशाच हमारी इस बस में भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि वह तुम्हारे बगल में ही बैठे हों। अमन ने जैसे ही नीतिका के मुंह से यह सुना, वह फिर से नीतिका को घूर ही रहा था। तभी नीतिका फिर से हंसने लगी और हंसते हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम तो बहुत जल्दी डर जाते हो, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर अमन ने कहा, अरे मैं डरा नहीं था, मैं बस यह देख रहा था, अगर पिशाच इतने सुंदर होते हैं तो क्या बात है। अमन की बात सुनकर नीतिका मुस्कुराने लगती है, और फिर उसके बाद दोनों इधर उधर की बातें ही कर रहे थे कि तभी बस के कंडक्टर ने कहा, देहरादून वाले आ जाओ। देहरादून आ गया। कंडक्टर की आवाज़ सुनकर नीतिका और अमन ने जैसे ही बस की खिड़की से बाहर देखा तो उनकी बस देहरादून के बस स्टैंड पर खड़ी थी। फिर उसके बाद अमन ने कहा, बातों बातों में पता ही नहीं चला हम कब देहरादून पहुंच गए। आओ चलो अब किसी ऑटो को ढूंढते हैं। फिर नीतिका ने कहा, हाँ चलो। उसके बाद फिर दोनों बस से नीचे उतरे और बाहर आकर इधर उधर ऑटो को देखने लगते हैं। तभी अमन को एक ऑटो दिख जाता है और वह नीतिका से कहता है, नीतिका, वह देखो एक ऑटो खड़ा है, चलो देखते हैं वह जाएगा या नहीं, क्योंकि रात भी बहुत हो गई है। इतना बोलकर नीतिका और अमन ऑटो के पास जाने लगते हैं, और अमन इसलिए बोल रहा था कि ऑटो जाएगा या नहीं क्योंकि उन्हें जहाँ जाना था वह पूरी जंगल वाली जगह थी, और ऊपर से रात भी बहुत हो गई थी। रात के लगभग 1 बज रहे होंगे। उसके बाद अमन और नीतिका ऑटो के पास जाते हैं और अमन ऑटो वाले से बोलता है, हाँ भैया, खाली हो?
अमन की बात सुनकर वह ऑटो वाला बोलता है, हाँ भैया जी, खाली हैं, तभी तो यहाँ खड़े हैं। हाँ बताओ कहाँ जाना है। फिर अमन बोलता है, भैया जी थानों जाना है। अमन के इतना बोलते ही ऑटो वालों ने कहा, ना भैया जी, मैं उधर नहीं जाऊंगा इस समय। फिर अमन ने कहा, क्या हो गया भैया जी, आप डरते हो क्या? अरे डरो मत, हम हैं ना आपके साथ। अमन की बात सुनकर ऑटो वाला बोला, अरे भैया जी, वह पूरा जंगल है और इस समय कई बार जंगली जानवर सड़क पर आ जाते हैं, इसलिए भैया मैं नहीं जाऊंगा। ऑटो वालों के मना करने के बाद नितिका ने अमन से कहा, तुम पूछ लिए तो हटो, मुझे बात करने दो। उसके बाद अमन थोड़ा पीछे हुआ और बोला, हाँ मैं भी देखता हूँ तुम कौन सा तीर मार लोगी। उसके बाद नितिका ने ऑटो वालों से कहा, भैया हम आपको वहाँ से जितना भी किराया होगा उसका डबल दे देंगे, प्लीज़ भैया जी। नितिका की बात सुनकर फिर ऑटो वालों ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है बैठ जाओ। अमन ने जैसे ही सुना कि ऑटो वाला जाने को तैयार हो गया, फिर उसने ऑटो वालों से कहा, क्या बात है भैया जी, लड़की ने कहा तो एक ही बार में मान गए, और इतनी देर से जब मैं बोल रहा था तब तो मना ही कर रहे थे। फिर नितिका ने अमन की बात बीच में ही रोकते हुए ऑटो वाले से कहा, वैसे भैया हम कितने बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे? फिर ऑटो वाले ने कहा, मैडम तुम लोग अभी ऑटो में बैठ जाओ तो 2 बजे तक पहुँच जाएंगे, पर यह भैया ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो मुझे लगता है यहीं पर 3 या 4 बज ही जाएंगे। फिर अमन ने कहा, सुना तुमने नितिका, यह ऑटो वाले भैया क्या बोल रहे हैं? तुम ऐसे ही बातें करती रहोगी तो हमें यहीं सुबह हो जाएगी, इसलिए जल्दी बैठो ऑटो में। अमन की बात सुनकर नितिका ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, हाँ महाराज माफ़ कर दो मुझे, और अब ऑटो में बैठ जाओ। फिर उसके बाद नितिका और अमन ऑटो में बैठ जाते हैं। फिर ऑटो वाला अपना ऑटो स्टार्ट करता है और थानों की तरफ ऑटो मोड़कर अपना ऑटो भगाने लगता है। अंधेरी रात में और खाली सड़क वह ऑटो भगा चला जा रहा था। तभी अमन ने ऑटो वाले से कहा, भैया एक बात पूछूं क्या आपसे? अमन की बात सुनकर ऑटो वाले ने कहा, हाँ भैया जी पूछो। फिर अमन ने कहा, भैया जी क्या आप भूत या पिशाचों पर विश्वास करते हैं? अमन की बात सुनकर ऑटो वाला थोड़ा सा मुस्कुराता और बोला, हाँ भी ना भी। फिर अमन ने थोड़ी हैरानी भरते हुए कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं भैया, आप क्या कहना चाह रहे थे? फिर ऑटो वाले ने अमन को अपनी बात समझाते हुए कहा, मतलब मैं विश्वास भी करता हूँ और विश्वास नहीं भी करता। अमन को इस बार भी ऑटो वाले की बात समझ में नहीं आती, इसलिए वह फिर कहता है, अरे भैया जी थोड़ा साफ साफ कहिए, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। फिर ऑटो वाले ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मतलब यह कि मैं भूतों और पिशाचों पर विश्वास इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि उन्होंने भूतों और पिशाचों को देखा है, पर मैं विश्वास नहीं भी इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक खुद कभी भूत पिशाच नहीं देखे, इसलिए इसमें मेरे 2 मत हैं। ऑटो वाले की सारी बात सुनकर फिर अमन ने कहा, क्या भैया आपको पता है इनमें से सही कौन होता है? फिर अमन की बात का जवाब देते हुए फिर ऑटो वाले ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है कि इनमें से सही तो कोई भी नहीं है, पर खतरनाक की बातें करते हो तो इन दोनों में पिशाच ही सबसे खतरनाक है। फिर अमन ने कहा, मतलब कैसे? आप पिशाच को ही सबसे खतरनाक क्यों बोल रहे हो?
फिर ऑटो वाले ने कहा, अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्योंकि भैया जी कहते हैं इंसान भूतों से तो बच सकते हैं, मगर कभी पिशाच गलती से भी किसी इंसान की खून की महक ले ले तो उस इंसान का बचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। निकिता अमन के बगल में बैठे बैठे इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी और ऑटो वाले की बात खत्म होते ही नितिका ने अमन से कहा, अमन तुम भूतों पिशाचों में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। फिर अमन ने नितिका की तरफ देखा और कहा, क्योंकि नितिका तुम्हें डर लग रहा है क्या? हाँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कहो तुम, फिर हम अपनी भूत पिशाच की बातें बंद कर देंगे। फिर नितिका ने कहा, मुझे कभी डर नहीं लगता क्योंकि मेरा काम ही है लोगों को डराना। अमन नितिका की बातें सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, अच्छा तुम्हें डर नहीं लगता? अगर कोई पिशाच तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम डर से कांपने लगोगी। फिर नितिका ने कहा, अच्छा अगर तुम्हारे सामने कोई पिशाच आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? फिर अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा क्या होगा? मैं तो चाहता हूँ कोई भूत या पिशाच मेरे सामने आ जाए, फिर देखता हूँ उसे। फिर नितिका ने कहा, ठीक है चलो, तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। जैसे ही अमन ने नितिका के मुंह से यह सुना, वह फिर नितिका को घूरने लगता है। तभी नितिका फिर हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, वाह, बातें इतनी बड़ी बड़ी पर इतनी जल्दी डर जाते हो तुम। फिर अमन ने कहा, अरे मैं डरा नहीं था। फिर नितिका हंसते हुए ही बोलती है, हाँ पता है डरी या नहीं। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे और वह ऑटो वाले भी लगभग 40 मिनट से लगातार भागे चला जा रहा था। तभी एकदम से वह ऑटो 2-3 झटके लेकर बंद हो जाता है और ऑटो बंद होते ही अमन ऑटो वाले से बोलता है, क्या हुआ भैया, यह ऑटो कैसे बंद हो गई? फिर ऑटो वाला बोलता है, पता नहीं भैया जी, मैं अभी फिर से स्टार्ट करके देखता हूँ। इतना बोलकर वह ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर 4-5 बार कोशिश करने के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं होता। तो वह ऑटो वाला अमन से बोलता है, भैया जी ऑटो ऐसे तो स्टार्ट नहीं हो रहा, आप थोड़ा ऑटो को धक्का लगाओ तो क्या पता फिर स्टार्ट हो जाए। और अमन नितिका ऑटो से नीचे उतरे और अमन ऑटो के पीछे जाकर ऑटो में धक्का लगाने लगता है, पर अमन के काफ़ी देर तक धक्का लगाने के बाद भी जब ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ तो उस ऑटो वाले ने कहा, रहने दो भैया, मुझे नहीं लगता यह ऐसे भी स्टार्ट होगा। ऑटो वाले के इतना बोलने के बाद अमन ऑटो में धक्का लगाना बंद कर देता है और वह और निकिता ऑटो वाले के पास जाते हैं। फिर नितिका ऑटो वाले से बोलती है, तो भैया अब हम कैसे जाएंगे? अभी तो यहाँ से थानो 5 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी क्योंकि यह पूरा जंगल वाला रास्ता है। अब हम यहाँ से पीछे भी जाते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर बाद ही यह जंगल खत्म होगा। अब हम क्या करेंगे भैया? निकिता की सारी बात सुनकर वह ऑटो वाला बोलता है, अरे मैडम, मैं खुद फंस गया यहाँ आकर। अब मैं खुद सोच रहा हूँ यहाँ से मैं कैसे जाऊँ। ना तो मैं यहाँ किसी को फ़ोन करके बुला सकता हूँ क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी तो नहीं आती। आप लोगों का तो सही है, बस 5 किलोमीटर ही जाना है, दोनों पैदल ही चले जाओ। ऑटो वाले की बात खत्म होते ही अमन बोलता है, चलो कोई नहीं नितिका, अब इसमें इन भैया की भी तो कोई गलती नहीं है, चलो हम पैदल ही चलते हैं। इतना बोलकर अमन उस ऑटो वाले को उसके पैसे देकर वहाँ से वह दोनों थानों की तरफ जाने लगते हैं। यह दोनों अभी थोड़े ही आगे गए होंगे। तभी अमन निकिता से बोलता है, तुम्हें डर तो
नहीं लग रहा है ना? फिर नितिका थोड़ा सा हंसते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना मुझे डर नहीं लगता, कहीं तुम्हें ही तो डर नहीं लग रहा। ऐसे ही दोनों इधर उधर की फालतू की बातें करते चले जा रहे थे। तभी अमन का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वह आगे की तरफ बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। फिर उसके बाद नितिका अमन को उठाते हुए बोलती है, तुम ठीक हो ना अमन? फिर अमन उठकर अपना हाथ देता है और बोलता है, बस यह छोटी सी चोट लग गई है। अमन के इतना बोलने के बाद नितिका जैसे ही अमन के हाथ की तरफ देखी तो पता नहीं उससे क्या होने लगता है। वह अपना सर हल्का हल्का घुमाने लगती है और एकदम से अमन का हाथ पकड़ती है और जहां से अमन के हाथ से खून निकल रहा था वहां अपना मुंह लगाकर उस खून को पीने लगती है। उसके बाद अमन जैसे ही निकिता के चेहरे की तरफ देखता है तो उसके अंदर डर की एक लहर सी चलने लगती है, क्योंकि उसने देखा निकिता की आंखों की पुतुलियां पूरी काली हो रखी थी। अमन ने जैसे ही यह देखा उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और तुरंत उस तरफ भागने लगा जहां ऑटो खराब हुआ था। भागते भागते अमन जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा ऑटो तो अभी भी खड़ा था, पर वहां कहीं भी ऑटो वाला नहीं दिख रहा था। उसके बाद अमन ने फिर पीछे मुड़कर नितिका को देखने की कोशिश करी, पर पीछे कोई नहीं था। उसके बाद अमन ने राहत की सांस ली और फिर आगे की तरफ जैसे ही मुड़ा तो उसके हाथ पैर डर से कांपने लगे, क्योंकि उसने देखा अब उसके एकदम सामने लगभग 2 इंच की दूरी पर ही खड़ी थी। उसके बाद अमन ने हकलाते हुए कहा, मोमो मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? फिर नितिका ने कहा, फिर क्यों कहे? उस पिचासने ने कहा, पर इस बार उसकी आवाज काफी डरावनी और भयानक थी। मैंने कहा था ना अमन कि हम खून नहीं पिएंगे, हम मर जाएंगे, पर मुझे मरना नहीं है। उसके बाद निकिता ने एकदम से अमन की गर्दन पकड़ी और फिर उसके बाद अपने मुंह से 2 बड़े और नोकीले दांत बाहर निकाले और अमन की गर्दन में घुसाकर उसका खून पीने लगी।